बट इफ़ यू आर अ लेट स्लीपर और या आपकी नाइट शिफ्ट की जॉब है, इट इज़ गोइंग टू मेस अप योर बॉडी। आधा पराठा वो खा लेता है, फिर आधा रह जाता है तो मैं फेंक दे देती हूँ। इट्स हैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से बच्चा सप्रेस हो गया। घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था। दैट इज़ द रीज़न वाई लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर हैविंग PCOS, बट दे आर ओनली सोशली ऑकवर्ड। उनके थोड़े कुछ रिलेशनशिप चैलेंजेस। दैट वाज टाइम 1 ईयर जब स्पीच एकदम पीक पे आती है उनके ब्रेन में। जो वीडियोस और राइम्स उन्होंने हो गया, और लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस जो बच्चों के लिए डिजाइंड है। पैदा होते ही हमें ऐसा एक्सपोजर दे दिया, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू सेटल इन अ मोर बोरिंग रिलैक्स्ड लाइफ, जिसमें कि आपके पास एम्प्टीनेस भी है, आप बोर भी हो रहे हो, कभी आपको किसी के लिए वेट भी करना पड़ रहा है। ऑल ऑफ दिस दैट इज मिसिंग, सो दे आर जस्ट नॉट यूज्ड टू। And how we can correct autism with the help of gut? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा, उसके अंदर इतने सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स अब कंबाइन हो चुकी हैं, चाहे ADHD, हाइपर एक्टिविटी एंड व्हाट नॉट। एंड हम सिर्फ सोचते हैं कि उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके ही डील कर सकते हैं, बट देयर इज़ अनदर वे टू ट्रीट ऑटिज्म ऑल्सो इज़ थ्रू आवर गट. So today we have Dr. Risha Sharma, who will tell us everything about how we can treat autism spectrum disorder with the help of gut, and how gut bacteria help us and also our kids. Let's hear from her. Hi, Dr. Risha Sharma. How are you? I'm good. How are you doing? All great. So tell me something about yourself. So, my name is Dr. Risha Sharma. I'm an Ayurvedic physician and naturopath, and I have specialized in functional medicine lately. That's like my latest specialization, and basically, I've been working with a lot of people, mostly focused on gut health and autism spectrum disorders. So, Ayurveda, naturopathy, functional medicine, all of this we put together and create recipes for our patients, which helps their gut overall. And then, Okay. yeah, a lot of autistic kids are also my clients. So how gut health is related to autism? Yeah, how it helps Gut and how health, it affects, I can say. yeah, so if I start with Ayurveda, which is my basic degree, like my graduation is in Ayurveda. So in Ayurveda, everything starts, we've learned that everything starts from the gut. तो Okay. गट से ही शुरू होता है। कुछ कोई भी बीमारी है, पहले आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, देन एब्जॉर्प्शन गेट्स अफेक्टेड, एंड देन अ लॉट ऑफ ग्राउंड इज क्रिएटेड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हों, टर्मिनल इलनेसेस हों, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं, एवरीथिंग वी अप्रोच through the Through gut gut. health. Yeah. So when it comes to naturopathy, also it is all on the same lines, managing through nutrition. A lot of diet comes along, lifestyle modification. आजकल के टाइम में ये बहुत बड़ा challenge हो गया है. People are really struggling to maintain a healthy, simple routine on day-to-day basis. So gut health का उसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है. सो ये गट हेल्थ मतलब गट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या मतलब कैसे इट अफेक्ट्स के हमारी ओवरऑल हेल्थ को? आपने बताया कि वो डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ओवरऑल हेल्थ में, बट हाउ इट अफेक्ट्स द ब्रेन फंक्शनिंग? So a lot of our, say, basically a lot of people ask me मेरे ब्लॉग पे कि गट होता क्या है. So we start from there. right. तो हमारा माउथ से लेके एनल एरिया तक जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड है जिन ऑर्गन से, नर्व से, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट गट, और दैट एलिमेंट्री कैनाल जो है, दैट इज व्हाट इज गट इज. बट मेजरली हम जब उसमें गट की बात करते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो अब जब माइक्रोबायोम की बात आती है, तो ऑल द गुड माइक्रोबायोम जो आजकल सब बात करते हैं, गुड गट बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दैट इज लोकेटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. तो जब हम गट को मैनिपुलेट करने की या गट के थ्रू हेल्थ बेनिफिट्स या की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स हमारे, जो जैसे सेरोटोनिन हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, दे आर ऑल सिक्रेटेड इन द गट. तो लार्ज इंटेस्टाइन में दे आर रिलीज्ड, और अगर किसी में कोई भी इशू आ रहा है तो वी आर ऑल वर्किंग ऑन दैट, एंड अकॉर्डिंगली दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द माइक्रोबायोम ऑफ द गट. तो अगर न्यूरोट्रांसमिटर्स की बात करें, सेरोटोनिन, किसी को स्लीप की इशू है तो उसके गट में क्या प्रॉब्लम चल रही है. स्ट्रेस, अगेन कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड इन द गट. तो अगर वो कॉर्टिसोल इज लाइक द मास्टर, अगर वो बड़ा हुआ है तो इट इज सप्रेसिंग एवरीथिंग एल्स. रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हो गए, गट बैक्टीरिया हो गए, एवरीथिंग गोज इनटू शट डाउन. तो दैट इज हाउ
if when we are working with case to case basis कि अगर कोई for a simple person कोई भी a person who is 30-35 going through a lot of work stress और maybe it's a guy तो उनको अगर headaches होने लग जाती हैं या सबसे कॉमन इश्यूज होते हैं रिफ्लक्सेस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, फैटी लिवर इज वेरी कॉमन नाउ डेज. तो ऑल ऑफ दिस वी सी कि उसके गट में कैसे कॉर्टिसोल इज अफेक्टिंग इट, उसके गट में एब्जॉर्प्शन कैसा चल रहा है, हाउ इज द गट बैक्टीरिया डूइंग. उसमें ज़्यादातर जब टेस्ट कराते हैं तो डिसबायोसिस आ जाता है, यानी कि द बैलेंस इज ऑफ. सो वी वर्क ऑन दैट. और फूड चॉइसेस क्या हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स क्या हैं, ऑल ऑफ दीज अफेक्ट गट. सो इट्स नॉट जस्ट कि खाना अगर आपका ठीक नहीं है, इट्स अबाउट अगर आप लेट स्लीपर भी हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अ लॉट अबाउट स्लीप आल्सो एंड हाउ इट अफेक्ट्स हेल्थ. ये सारी चीज़ें एक तरफ, स्लीप पैटर्न एक तरफ, आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, हेल्दी वर्कआउट्स कर रहे हो, आप खाना भी अच्छा खा रहे हो, बट इफ़ यू आर अ लेट स्लीपर और या आपकी नाइट शिफ्ट की जॉब है, इट इज़ गोइंग टू मेस अप योर बॉडी. राइट. आपने बोला कॉर्टिसोल हार्मोन, मैंने ये भी सुना है इंक्रीज कॉर्टिसोल हार्मोन व्हिच यू टोल्ड मी इज सिक्रेटेड थ्रू गट अफेक्ट्स द मेंटल, मतलब अफेक्ट्स आवर ब्रेन, मेंटल हेल्थ को. हाउ इट इज कनेक्टेड, मतलब सो ये गट ब्रेन एक्सेस की हम बात करते हैं, इट्स फंक्शनल मेडिसिन में इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट नाउअडेज कि ये गट ब्रेन क्या है. सो बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स गट में सिक्रीट हुए, दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन. सिमिलरली अगर हमें कोई मेंटल स्ट्रेस है तो दैट स्ट्रेस विल सप्रेस द गट. तो ये एक लूप है. ओके. सो अ लॉट ऑफ गट सिम्टम्स से कोई किसी को बहुत टाइम से एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. कॉन्स्टिपेशन बहुत इजीली हो जाता है. समबडी इज प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन, आयुर्वेद में इवन कहा गया कि यू नो गेटिंग अ हेल्दी बाउल मूवमेंट इज अ ब्लिस बेसिकली. सो दैट इज हाउ satisfying or calming it is for the brain. So that when we talk about the gut brain axis, so constipation अगर किसी को, it will make that person very cranky emotionally. They might not even sleep well. फिर उनके food choices affect होते हैं, their decision making gets affected. So this is like very simple problem, constipation. But अगर कोई chronic stress में है बहुत time से, you know, work stress हो गया या they are like students nowadays, they are used to sleeping very late nowadays. So मेरे पास बहुत सारे PCOD related जब girls आती हैं, so when the first thing I ask them is what time do you go to bed, and they're like late 1, 2, and then 10 to 1 का जो हमारा टाइम है बॉडी का रात का, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वी आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म. उस टाइम पे हमारे सेल्स नेचुरली डिटॉक्सिफाई होते हैं. मतलब जो सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी का, सुबह उठना तो उसके साथ चेंजेस होते हैं बॉडी में, एंड व्हेन वी गो टू बेड आफ्टर सनसेट तो डिफरेंट चेंजेस होते हैं बॉडी में. बट इफ यू आर नॉट स्लीपिंग इन दैट टाइम we are missing out on all of those cycles. So just imagine somebody who's chronically sleeping late for 1, 2, and that is the reason why a lot of children are having PCOD, mental issues also, because repair तो हो ही नहीं रहा. The stress is building up. So after a point it becomes complex. It's very hard to know कि ये gut का issue था कि stress का issue था. अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो हाउ ऑटिज्म एंड गट इज रिलेटेड, बिकॉज ऑटिज्म में हम बोलते हैं कि मतलब ये तो शुरू से ही बच्चे में होता है, उस टाइम पे तो इतना गट डेवलप है नहीं. एंड बच्चे के जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब let's talk first about autism. So let's start with that. Basically is any kind of like a issue जिसमें कि developmental delay बच्चों में देखे जाते हैं, social communication में, behavior में, speech में, overall you know intellect में. So ये ऐसे broadly classified है lot of disorders under autism spectrum disorders. So उसमें ADHD भी आ जाता है, ASD के spectrum में there are also variations कि autism level 1, 2, 3. एस्पर्जर्स पहले कहा जाता था, लाइक हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक्स की, जो जनरली जिनको स्पीच या इंटेलेक्चुअल डिले नहीं होता, दे आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट अदरवाइज, बट दे आर ओनली सोशली ऑकवर्ड, और उनके थोड़े कुछ रिलेशनशिप चैलेंजेस या सोशल कम्युनिकेशन इज़ अ चैलेंज फॉर देम. सो ये बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें हम ऑटिज्म में डालते हैं चीज़ों को. जहाँ तक बाय बर्थ की या जेनेटिक की बात आती है, देयर आर मेनी फैक्टर्स. किसी भी केस में ये पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है या ये बाय बर्थ थी या नहीं. तो डेफिनेटली देयर हैज़ टू, एपिजेनेटिक्स इज़ अ वेरी बिग थिंग नाउडेज कि एपिजेनेटिक्स इज कि एनवायरनमेंट का हमारी जीन्स पे क्या असर पड़ रहा है. सो हैविंग अ जीन इज़ वन थिंग, बट वो ट्रिगर हो रही है कि नहीं इज़ अनदर फैक्टर. तो बहुत लोगों में जीन हो सकती है, बट जिनमें ट्रिगर नहीं हो दे माइट नॉट गेट ऑटिज्म, और सो फॉर दैट मैटर एनी अदर डिजीज जिसकी उनमें जीन है.
तो अगर जिनमें ट्रिगर होगी देन देर आर मेनी फैक्टर्स कि मदर की हेल्थ कैसी रही प्रेगनेंसी में, और आफ्टर दैट मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, फादर साइड से उसको जेनेटिक कंपोनेंट आया कि नहीं आया, किधर से आया, ऑल्सो अगेन देन व्हेन इट वाज ट्रिगर्ड. सो सिम्टम्स जनरली कुछ लोग कहते हैं कि इनिशियली मंथ्स में आपको दिखने लग जाते हैं, बट मोस्ट केसेस में आफ्टर 1-2 व्हेन मोस्ट कॉमन माइलस्टोन्स जब बच्चे नहीं मीट कर पाते स्पीच के, तब ये दिखाई देना, या आई कांटेक्ट नहीं होगा, कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स होंगे, डिलेज दिखने शुरू हो जाएंगे कि बच्चा एज अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, सोशलाइज नहीं कर रहा, प्ले का तरीका उसका जो है डिफरेंट है, दे आर नॉट प्लेइंग इन अ नॉर्मल पर से नॉर्मल कि टिपिकल वे विद द टॉयज. तब पीपल स्टार्ट डाउटिंग कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. सो अर्ली टू अर्ली मॉम कब मतलब इंडिकेट कर लेती है कि नाउ दिस मतलब ये बहुत सारे चेंजेस आ गए, मतलब अब तो मुझे आई थिंक मिलना चाहिए डॉक्टर को? देखो, आई थिंक इंट्यूटिवली मदर्स को सबको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट, बट अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू डिनायल, और फिर इधर उधर से लोग कह देते हैं कि नहीं हो जाएगा. जैसे बॉयज़ के केस में अक्सर होता है कि बच्चे लड़के देर में बोलते हैं, तो दे विल से कि अरे नहीं कैचअप कर लेंगे, सो अ लॉट ऑफ टाइम गेट्स वेस्टेड. बट आई हैव सीन द अर्लीस्ट साइंस यू कैन सी इज अराउंड 11 months to 1 year, कि जहाँ पे आपको स्पीच डिले, लैक ऑफ फाइन कॉन्टैक्ट या सडन रिग्रेशन भी दिखने लगता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा था, बातें मतलब फर्स्ट वर्ड्स आ गए 9-10 months में, ममा पापा और बैबलिंग लिटिल बिट स्टार्ट हो गई, एंड देन इट स्टॉप्ड या कम हो गई, एंड देन उससे के बाद रिग्रेशन शुरू हो गया कि स्पीच नहीं बढ़ी नेक्स्ट 6 months में, या उसका आई कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, सोशल ऑकवर्डनेस बढ़ गई, कुछ स्टिमिंग बिहेवियर्स आ गए, हैंड फ्लैपिंग आ गई, और आजकल द थिंग इज एक वर्चुअल ऑटिज्म भी एक नई जो टर्म चली है. इट्स नॉट क्लासिकल ऑटिज्म बट इट मिमिक्स बिहेवियर्स ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड. तो दैट पर्सन, और वो स्क्रीन इंड्यूस हो गया है पोस्ट कोविड, जो ये जनरेशन लास्ट 6 years की आ रही है. लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर हैविंग सुपर इम्पोज्ड बिहेवियर. सो yesterday also I had a child in the clinic, और वो भी यही पूछ रहे थे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि बच्चे को वर्चुअल ही है. द मोस्ट ऑब्वियस साइन इज कि जब हिस्ट्री में आप पूछते हो कि बच्चा 5 hours a day वीडियोस पे था विदाउट एनी सोशल कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर, न्यूक्लियर फैमिली सेटअप है, देयर वाज नो फिजिकल प्ले, बच्चा पीयर ग्रुप का कोई इंटरेक्शन नहीं है, एंड 1-2 years लाइक एट द मोस्ट क्रूशियल इज 1 साल के बाद या एज अर्ली एज इवन 6 months पेरेंट्स ने बच्चे को फोन और वीडियोस इंट्रोड्यूस कर दिए विदाउट एनी डिस्क्रिशन कि वो क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है. Agree. Because the child, in some cases they just say कि they were responding to the video. हाँ, मतलब वो बहुत खुश होता है. Yeah. Even I know, मतलब as small as 4 months 5 months को कोको मेलन दिखाते हैं, and they say कि मतलब देखो कोको मेलन से कितना खुश हो गया. I remember one parent telling me that there was this child that was a typical neurotypical child. I'm just saying it like for a reference कि that child, she met me in the park, and the child was about 2.5-3, and the moment the dadi said ki ma'am ko poem sunao, something she said, and he was like robotically he started saying everything. She was very proud and all. So I said, how did he learn to speak so well at this age, wo itna acha suna raha hai? Then she says कि ये सब YouTube से सीखा है. She was very proud about it. I didn't say anything, but I was like, not the right way to introduce language to children. पहले and then what she said कि इसको मुझे डर है कि स्कूल भेज के ये सब भूल जाएगा. That was so sad, but ये हमारा पर्सपेक्टिव बन गया है कि because that is fast information और बच्चा कैच कर पा रहा है, not the right way to introduce. I think उससे लैंग्वेज भी बहुत हैम्पर होती है. The way they are talking, बच्चा भी वैसे ही बोलना शुरू हो जाता है, and we don't want our kids to speak like that. And the most difficult sign that I am seeing in children जब क्लिनिक में आते हैं बच्चे कि their brain is in a loop. एक स्क्रिप्ट चल रही है उनके ब्रेन में, जो वीडियोस और राइम्स उन्होंने सुनी है ओवर टाइम कि they're just singing those rhymes. Like last week I had this patient from Ludhiana. This girl is about 3.5, and the mother said कि वो बच्चा जो है because there was a construction going on in the house, तो बच्चे को सेफ रखने के लिए they kept her on the video for 4-5 hours a day. And that was the time 1+ year जब speech एकदम पीक पे आती है, जब आपका speech center activate है and child learns very quickly. And she was on that, and now she's recovering therapies के through, so she's speaking all those things that she was watching at that time.
सो वो स्क्रीन हटाए 6 महीने हो गए, बट द चाइल्ड इज स्टिल इन दैट लूप, सो इट गेट्स रियली हार्ड टू रीराइट दैट स्क्रिप्ट. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, एंड दैट इज वाई ऑटिज्म लाइक बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं. बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से भी ऐसा होता है कि टेम्परेरीली बच्चों में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आते हैं, बट सो इट्स नॉट लाइक कि ऑटिज्म मीन्स कि एक ही तरह का होता है. लॉट ऑफ रेंज, severity may be, symptoms may be, and not all children get all the symptoms. So there's one autism, there's one virtual autism, Yeah. and then you said there's some infection से भी autism Yeah. type. So किस किस infection से आ सकते हैं? Very commonly meningitis में ऐसा होता है. These are like rarer cases. Rarer but cases. we've like learnt and seen कि कभी-कभी किसी बच्चे को after infection autism behavior start हो गया, या उसके ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन था, एंड देन देयर वर बिहेवियर्स एंड वी गॉट दैट ट्रीटेड, दैट क्विकली रिजॉल्व्स. तो उसमें प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, बट इट कैन, इफ यू कांट कैच इट, इट विल लुक लाइक कि सडनली बच्चे को क्या हो गया. जैसे कई बार ओल्डर एज में ऐसा होता है कि 6-7 में या 10-12 में बच्चे को ऑटिज्म लाइक, बच्चा बोलता हुआ चुप हो गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि और क्या हो रहा है अंदर. इट कांट बी जस्ट प्लेन ऑटिज्म, और कुड बी मेंटल हेल्थ इशू कि घर में क्या सिचुएशन है. आई हैड दिस केस कि जिसमें बच्चा 6-7 ईयर्स का रिग्रेस हुआ है. वेरी रेयर. बच्चों के जनरली अंडर 3 में सिम्टम्स मिल जाते हैं, व्हेन पीपल स्टार्ट वर्किंग वो धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं. रिग्रेशन बहुत कम होता है अनलेस यू आर रियली क्रिएटिंग अ ब्लंडर, या बच्चा बहुत ही सिक हो गया, कुछ और उसके सुपर इम्पोज हो गया. तो इन दैट सिचुएशन घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था. पेरेंट्स हैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से बच्चा सप्रेस हो गया बहुत ज़्यादा. So that is like a very different case. You can't say it's just autism. There's something else also going on there. So the only way to differentiate between virtual and normal autism is the time of screen the child is watching. It's very hard to differentiate actually, because a lot of, like, if you go to a pediatrician, developmental pediatrician or psychologist, they don't even consider it as autism. Basically, so what I feel is it's more like a brain damage, कि हमने उस टाइम पे वो न्यूरॉन्स ने डैमेज कर दिए वीडियोस दिखा दिखा के बच्चे के, कि उसके वो जो स्टिमुलेशन एक्चुअली ख़त्म हो गया. कि 1.5 साल का 1-1.25 साल का बच्चा जो करता है दिन में नॉर्मली, कि वो खेलता है, बातें करता है, इधर उधर अपना एक्सप्लोर करता है एनवायरनमेंट को, सेंसरी अपने इन चीज़ों को. एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बैजेट, JEAN जॉन बैजेट. सो ही सेड कि जो अंडर 2 years की एज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंसरी मोटर डेवलपमेंट. तो उस टाइम पे बच्चा जितना मिट्टी में खेलेगा, पानी में खेलेगा, अपने हाथ पैर एक्सप्लोर करेगा, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा, उतना उसके सेंसेस ठीक रहते हैं. अब उस टाइम पे अगर हमने बच्चे को फ़ोन पे बिठा दिया एंड देन वी आर सेइंग कि इसको ऑटिज्म है, नॉट फेयर, राइट? क्योंकि स्टिमुलेशन तो हट ही गया, हमने सिखाया तो कुछ नहीं. तो वो बच्चे को आएगा कैसे? इट्स अ क्लीन स्लेट. 1-year-old child is a clean slate. But then virtual autism का prognosis would be much better. Most cases depends, earlier the better. The जितना earlier the जल्दी और better. जितना कम डैमेज है, जितने जल्दी, लाइक अंडर 4 जब आप बच्चे के साथ काम करना शुरू कर देते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. द लेटर इट इज द वर्स इट गेट्स. वो बाद में भी शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि तभी दिया है फ़ोन तब होगा. बाद के बच्चे भी उनको सोशल इश्यूज और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. लाइक आफ्टर 5-6 अगर आपने बहुत सीवियर स्क्रीन एक्सपोजर कर दिया, एंगर इश्यूज, हाइपर एक्टिविटी, ADHD also stems from there. Like very very I think the most common जो symptom है screen induced autism का, वो है हाइपर एक्टिविटी. They just can't sit still. Speech भी आ जाती है, learning भी ठीक हो जाती है, they catch up on most milestones, but hyperactivity, like every parent in this situation tells me, it's hyperactivity नहीं जा रही, they can't sit still. So that's why I feel like that's a lot of brain damage. So they can't concentrate on anything. They can't sit still. क्योंकि जैसे कोकोमेलन ही हो गया, और लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस जो बच्चों के लिए डिजाइंड है, लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड, कि जो जिस रेट से वो फ्रेम्स चल रहे हैं, दे आर सो फास्ट कि इवन अडल्ट ब्रेन्स आर नॉट यूज्ड टू इट. तो हमारे लिए वो पैदा होते ही हमें ऐसा एक्सपोजर दे दिया, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू सेटल इन अ मोर बोरिंग रिलैक्स्ड लाइफ, जिसमें कि आपके पास एम्प्टीनेस भी है, आप बोर भी हो रहे हो, कभी आपको किसी के लिए वेट भी करना पड़ रहा है. ऑल ऑफ दिस दैट इज मिसिंग, सो दे आर जस्ट नॉट यूज्ड टू इट. Agree. Yeah.
think it's very difficult. And how we can correct autism with the help of gut? Okay, so that's what I specialize in, managing through the gut. So हम हमारी अप्रोच ये होती है से जब भी हम ऑटिज्म मैनेजमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट ट्रीटिंग इट, इट्स नॉट अ कंडीशन टू बी ट्रीटेड, दिस इज अ डिसऑर्डर. सो इट्स अ सर्टन वायरिंग, डिफरेंट वायरिंग ऑफ द ब्रेन, कि जैसे एक Okay. डीजल इंजन की गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी से डिफरेंट है, बट चलती अपने पेस पे, सबके अपना अपना फंक्शन है. Right. So that's how, like an iPhone and a Samsung are different, but they are all good in their own areas. That is how the approach should be to maximize their potential. So when we are working on the gut management, basically बहुत ज़्यादा anxiety होती है ऑटिस्टिक बच्चों में. नेचुरली भी होती है, अगर क्लासिकल ऑटिज्म की बात करें, कि एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी बोलते हैं इसको, कि कोई भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ उनके लिए बड़ी स्कैरी होती है. कि Okay. जैसे हम एक टिपिकल बच्चे को सरप्राइज कर देते हैं कि अच्छा बर्थडे पार्टी का सरप्राइज आने वाला है, you'll get like this, that child will get excited, and a child on the spectrum will get very very scared कि पता नहीं इसमें क्या होगा. Okay. But they are used to patterns. Yes, patterns, predictability, routines, clarity. So अगर आपने फ्लाइट में जाना है या स्कूबा डाइविंग भी जानी है, just tell them in advance, totally डिटेल में. Most children do really well on that. कि जिन सिचुएशन में हम डर जाते हैं, if they are well informed, they are actually going to enjoy it. I have had this patient, वो रशियन बैकग्राउंड के हैं, एंड दिस चाइल्ड वाज 14 years old, एंड द मदर सेड कि ये छोटी छोटी चीज़ों से द चाइल्ड इज़ वेरी स्केर्ड, कि कुछ समथिंग डिफरेंट इन द रूटीन ओनली मेक्स हिम वेरी स्ट्रेस्ड. और हम सबमरीन में गए टू फॉर ऑन अ हॉलीडे, एंड वी वर ऑल वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट दैट चाइल्ड वाज एंजॉइंग, बिकॉज उसको पता था आज ये होने वाला है, वी आर गोइंग अंडर द सी एंड वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ sea life and all that. So that's how the children are different on the spectrum. तो gut की अगर हम बात करते हैं कि how gut health helps autism, so stress management, so we are managing the stress. So a lot of them tend to hold their like proprioception का भी प्रॉब्लम होता है, कि उनको सिग्नलिंग जो है ना, कि अब भूख लगी है, अब प्यास लगी है, अब मोशन जाना है, यूरिन आया है, वो कई बार अपने टास्क में इतना इनग्रॉस हो जाते हैं कि दे कीप ऑन डिलेइंग दैट, या वो सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं है, सो दे फॉरगेट अबाउट इट, कि पूरा दिन हो गया टॉयलेट ही नहीं गए. लाइक इवन अडल्ट्स में वी सी दिस प्रॉब्लम. तो ये प्रोप्रियोसेप्शन की प्रॉब्लम है, सिग्नलिंग इज वीक. तो गट में हम कोशिश करते हैं कि उनका ये सारा सिस्टम रेगुलराइज हो, खाने की चॉइसेस बदलें. पिकी ईटिंग इज़ अ बिग इशू इन मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक किड्स, कि उनको टेक्सचर सेंसिटिविटी होती है, कि सॉफ्ट फूड ही खाना है या क्रंची ही खाना है, तो हाइपर या हाइपो रिस्पॉन्सेज होते हैं, और गैगिंग होता है, डिलेड रिफ्लेक्सेस कई बार होते हैं बच्चों में, कि जो रिफ्लेक्स बच्चा गैगिंग का अबाउट 1 year के बाद आउटग्रो कर जाता है, उनके नहीं होते फॉर वट एवर रीज़न, कि खाने का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं टाइम से, हार्ड लाइक सॉलिड फूड का, या डिपेंडेंसी होगी, या जस्ट बाय चॉइस. But do they be able to eat on their own? या वो अच्छे से खाना खा पाते हैं? मतलब वही है कि इट्स अ जर्नी, कि It's a अगर journey, yeah. सिवियरिटी के हिसाब से वी हैव टू सी कि किसका कितना पिकी है. बट देयर आर वेरी गुड थेरेपीज एंड इंटरवेंशन, एंड अगर पेरेंट्स का इसमें रोल सबसे बड़ा होता है. इफ़ यू आर लाइक रियली डेडिकेटेड, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू वर्क विद द चाइल्ड, आई हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन, वहीं से चाइल्ड की प्रोग्रेस शुरू हो जाती है. लाइक मोस्ट ऑफ माई कंसल्टेशंस आर ऑल अबाउट टॉकिंग टू द पेरेंट्स अबाउट दिस प्रोसेस. जिस दिन उनको समझ आ जाता है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बिकॉज जब वो आते हैं जनरली वो इधर उधर से परेशान होकर आए होते हैं. कुछ बहुत लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा आपका, यू हैव टू लिव विद दिस. दैट्स वन थिंग टू लिव विद इट, बट हाउ वेल यू कैन लिव विद इट इज द मेन another thing, right? तो लॉट ऑफ चिल्ड्रन डू वेरी वेल, कि जो 10 साल 11 साल पे बोलना शुरू हुए, एंड दे आर नाउ गोइंग टू कॉलेजेस, दे आर वर्किंग. सो देयर इज अ लॉट ऑफ होप. Most children recover provided the parents are working in the right direction, because it's a long tedious journey. बहुत ज़्यादा, मतलब as it is parenting is hard. I have children, you have children, we know that. Yes. लेकिन for a special child, having a special needs child, you have to really put in that dedication, and there are a lot of sacrifices every single day. But I've seen children really have great recoveries just because the parents didn't give up. Agree. I think the parents' role is the biggest role, and the parents should be hopeful. Yes. that they'll be able to. Yeah. It all starts from there. I've said this on my blog also, that a child who is recovering and a child who is not able to recover for whatever reason, उसमें बहुत बड़ा गैप यही होता है कि पेरेंट्स का
कितना सपोर्ट आ पाया. आई एम नॉट जजिंग द पेरेंट्स. कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे कई सिंगल पेरेंट्स हैं, मनी इज़ एन इशू और हेल्प नहीं है, या खुद पेरेंट इज़ ऑल्सो सिक, कि वो अप्रोप्रिएटली उतना नहीं कर पाते. बट अगर 50% भी एफर्ट आ जाए ना, देयर आर चेंजेस एंड द चाइल्ड इम्प्रूव्स. सो कट से हम उनकी डाइट चेंज करते हैं. Yeah, diet choices. We Diet try to choices. improve their choices if they are picky eaters, if they are very stressed. तो a lot of क्योंकि picky होते हैं तो बहुत सारी deficiencies की problem आती हैं कि जब केवल आलू ही खाना है, या केवल ब्रेड ही खाना है, या पीनट बटर ही खाना है, या स्मूदीज ही खानी है दिन में, तो it gets very hard to get their total nutrition. So we work on that. क्या deficiencies हैं, टॉक्सिन्स का इशू आ जाता है, बिकॉज जब जेनेटिक फैक्टर की बात करते हैं ऑटिज्म में, तो लॉट ऑफ प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है कि लिवर में प्रोसेसिंग ठीक नहीं हो रही, तो डिटॉक्स नहीं हो रहा ठीक से. तो जैसे फंक्शनल मेडिसिन की जो हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यही एनालाइज करते हैं कि बच्चे में टॉक्सिन्स बिल्डअप है, हैवी मेटल्स हो गए, या ऑर्गेनिक पॉइजन्स हो गए, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं. लाइक लेटली अभी एक रिसेंट स्टडी आई थी, पोल्यूशन के जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो 2.5 साइज वाला है, that is being seen as creating and triggering autism basically. So this is like a new research coming. अभी आगे इसमें और पता लगेगा, because as it is a very new researched field. Autism पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वर्ल्ड वाइड. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि अच्छा बाहर के देशों में भी होता है या इंडिया में ही होता है. It is everywhere. Like I've worked in Singapore for 6 years full time with Southeast Asian clients, and it's the same problem everywhere. My God. So autism spectrum बहुत बड़ा है. Yeah. ठीक है. And every child we can treat with gut. Yes, benefits आते हैं. As I said कि जितना younger the child is, the better you get results. So by results we mean कि जो उनके delays हैं, जो उनके habits हैं, खाने की हो गई, स्पीच की हो गई, बिहेवियर्स हो गए, स्टिमिंग हो गई, हाइपर एक्टिविटी, स्लीप अगेन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, जिसकी वजह से उनको कई बार मेडिकेशन पे भी डालना पड़ता है. तो वो भी हम न्यूट्रिशन से मैनेज कर लेते हैं कि करेक्टिंग द डेफिशिएंसी, सेटिंग देम इनटू अ रूटीन, जस्ट गिविंग द पेरेंट्स अ ब्रीदर एंड देयर सिस्टम अ ब्रीदर थ्रू डाइट एंड डेफिशिएंसीज, बहुत चेंजेस आ जाते हैं. And what all intervention other than gut we can do? सबसे कॉमन इसमें अर्ली इंटरवेंशंस हैं, जनरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो आई थिंक अ लॉट ऑफ मोस्ट पेरेंट्स नो अबाउट इट, एंड दे आर, जब मेरे पास वो आते हैं तो दे आर ऑलरेडी गोइंग देयर कि ओटी हो रहा है, स्पीच भी हो रहा है, रिफ्लेक्स मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटिव थेरेपीज़ हैं, फिजियोथेरेपीज़ हैं, कि मसल टोन का इशू है, जो भी है, तो वो चलती रहती हैं. बट उसमें मेरा यही होता है कि आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, यू शुड गो विद थेरेपीज़. बहुत सारे बच्चे उससे बेनिफिट करते हैं, क्योंकि आजकल जो न्यूक्लियर सेटअप हो गया है फैमिलीज़ का, लॉट ऑफ पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, उनको ये नहीं पता होता कई बार कि एज अप्रोप्रिएट बच्चे माइलस्टोन कैसे मीट करते हैं. सो अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें क्विकली क्या चेंजेस करने हैं, या इंस्ट्रक्शन ही बच्चा अगर नहीं फॉलो कर रहा है, राइट, यू मे जस्ट हैव अ स्टबर्न चाइल्ड, या यू नो द चाइल्ड नीड्स मोर रूटीन, तो उसको आपको अप्रोच कैसे करना है, तो वहाँ पे थेरेपीज बड़ा काम आती हैं. occupational Yes, therapies. occupational speech, reflex. Occupational speech are the most common, जो commonly available होती हैं. The special education is there कि जब आप learning phase में आ जाते हो, बच्चे के साथ reading, writing के अगर issue है, grip का problem है, तो उसको कैसे approach करना है. So all of that helps. But again, I always say कि autism का जो management है, it's like a puzzle. बहुत सारे pieces हैं. OT एक piece है, speech एक piece है, gut is a big piece. Then there is deficiencies, toxins, so it's like the whole spectrum. तो अगर आप ये सोचो कि एक जगह से, या मैं बोलूँ कि मेरे से आके आपको बहुत you see miracles, so that's an overstatement. You need to go the whole 9 yards. सब कुछ करना पड़ता है, and most importantly यहाँ पेरेंट्स का डिसीजन होता है कि ये देखना कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए, लाइक किस चीज़ का प्रोपोर्शन उसको ज़्यादा चाहिए. And what if kids are, the parents are not that rich and can't afford it? Then we have a lot of government services also कि जहाँ पे Is free it? system है. Yeah, there are a lot of like organizations जो कि आपको maybe not therapy centers भी, yeah, they are there, they give you assessment. There are therapy centers. Government schools में कोटा होते हैं autistic बच्चों के लिए. You are entitled to a special teacher, special support also. So availability हर चीज़ की है. Even by law, no school can deny schooling to an autistic child, but it is easier said than done. There are a lot of challenges along the way in a private setup. Plus, you have
NIOS सिस्टम जहाँ पे कि आप ओपन स्कूलिंग अप्रोच कर सकते हो फॉर लेटर ऑन. तो there are options. I have children who are from a very weak section, so I try my best to help them in whichever way possible. Uh, but they are doing well. So there are chances. Well, limitations, it gets harder, but there are facilities. And government facilities, do they surpass, do they help them till the end, or Again, it's a journey. it's a journey journey? because every child's needs are different. तो किसको कितना फ़ायदा हो पा रहा है आगे उसको, like a lot of time children outgrow a certain process, then they need something else. जैसे OT कर रहे थे 2 साल से, देख लिया OT का हो गया उनका, they need something else. The challenge has changed because that also happens. Progress भी journey है कि 2 साल में उन्होंने जो मिसिंग माइलस्टोन्स थे अब वो कर लिए, अब कुछ और चैलेंज आ रहा है, बिहेवियर आ रहा है, या कोई स्टिमिंग का नेचर चेंज हो गया या कुछ और इशू आ गया, देन वी हैव टू सी व्हाई इज दैट हैपनिंग. क्योंकि इन दिस प्रोसेस बच्चा बड़ा भी हो रहा है, तो जैसे टीन में पहुंच गया, वहाँ हार्मोन्स का चेंज होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे अब आपको यू हैव टू एनालाइज कि यहाँ पे आपको यू हैव टू चेंज योर अप्रोच एज अ पेरेंट, लाइक एनी अदर पेरेंट, कि जब बच्चा टीन में जा रहा है तो यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड डिफरेंटली, एंड उसकी स्टबर्डनेस बढ़ेगी, रिजिडिटी बढ़ेगी, यू विल सी सम पॉजिटिव चेंजेस आल्सो, सम नेगेटिव. अगेन चाइल्ड टू चाइल्ड इट मैटर्स कि सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है. सो हम जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं किड्स की, they all come under autism spectrum? No, autism is a separate spectrum. So mental illness is like a huge, like DSM criteria की जो बुक है अपनी, वो उसमें बहुत सारे criteria हैं. So autism is a separate issue, and then there are genetic factors, then there are other issues also involved कि जैसे अगर हम Downs का example लें, तो Downs is a chromosomal abnormality, वो जो डिटेक्ट हो जाता है इवन इन यूट्रस ऑल्सो बिफोर प्रेगनेंसी, लाइक बिफोर डिलीवरी, तो दैट इज अ सेपरेट इशू. सो स्पेशल केयर अगर हम बात करें, यस स्पेशल केयर, दिस ऑल दीज चिल्ड्रन आर ग्रुप्ड अंडर स्पेशल नीड्स, बट या डेफिनेटली ऑटिज्म का मोस्टली सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है विद स्टिमिंग बिहेवियर इशूज, दीज थिंग्स आर देयर. सो इफ अ मदर 1 साल पे डिटेक्ट कर लेती है कि माई चाइल्ड इज हैविंग डेवलपमेंटल डिलेज, एंड और या वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, खिला तो देती हूँ मैं कैसे तैसे करके टीवी दिखा के या कैसे तैसे करके, एंड वो पीडियाट्रिशियन पे ही उसका फर्स्ट स्पॉट होगा, राइट. सो शी विल गो टू पीडियाट्रिशियन. सो पीडियाट्रिशियन विल डिटेक्ट मोस्टली यस, दे आर इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड. जैसे आजकल एक अच्छी हो गई है सर्विसेज, तो आई थिंक आफ्टर 1 month ऑफ बर्थ ही एक टेस्ट हो जाता है, जेनेटिक टेस्ट, जिसमें वो सारे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स, कंजेनाइटल प्रॉब्लम जो बच्चे को इमिजिएटली आफ्टर बर्थ पता लगती हैं, जो पहले नहीं पता लगती, वो आ जाते हैं इसमें मोटा मोटा. फिर उसके बाद 1 साल के बाद अगर आपको ये ऑटिज्म जैसे साइंस दिखते हैं, तो द पीडियाट्रिशियन यूजुअली जो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे विजिट्स होते हैं पीडियाट्रिशियन के पास, तो एवरी टाइम दे आर असेसिंग कि बच्चा माइलस्टोन मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड if there is an alarm, most pediatricians are equipped to send you to a developmental pediatrician या clinical psychologist कि यहाँ पे you need more help there, कुछ doubtful है. So and even if a doctor is not like maybe saying कि आप wait करो and you really feel there is an issue, I always tell the parent take a second opinion, go to somebody else and just check, क्योंकि late करना इसमें सबसे बड़ा issue है. Like under 4 help start हो जानी चाहिए, any kind, gut हो चाहे therapies हो, intervention, because once you know the problem only then you can help it. Because virtual का ही जैसे जब तक प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती लोगों को, लाइक मोस्ट अ लॉट ऑफ पीपल जिनके बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म लाइक सिचुएशन है, कहते हैं कि औरों को, सब बच्चों को तो नहीं होता. दैट्स राइट. आई सेड या सबको नहीं होता, बट हमारे को अगर हो गया तो हमें तो सही देखना है ना, राइट. सो व्हाई वाज दैट ट्रिगर्ड, इट्स वेरी हार्ड टू गो इन दैट व्हाई, बट वी कैन एक्चुअली फाइंड सॉल्यूशंस एंड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट. सो अब हम उसी पे ही आते हैं कि वो पीडियाट्रिशियन के पास गए, ठीक है, उनको पता चल गया, एंड नेक्स्ट पीडियाट्रिशियन ने उनको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास भेजा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा, एंड दे विल डिटेक्ट कि यस इट्स अ क्लिनिकल. देयर आर लाइक इन डेप्थ असेसमेंट्स जो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज गुड टू गो थ्रू द प्रोसेस फर्स्ट टू गेट असेस्ड एंड यू नो कि प्रॉब्लम की सिवियरिटी क्या है. आई डोंट टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली कि IQ कितना है बच्चे का ये बताओ, असेसमेंट में कितना स्कोर है ये बताओ, बिकॉज दैट्स अ वेरी डायनामिक क्राइटेरिया. अगर आप बच्चे पे काम कर रहे हो, एवरी 6 months दीज विल चेंज, ठीक है. बट या डेफिनेटली फॉर अ पेरेंट हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, इट्स ऑलवेज गुड
to get a solid background to start from कि problem है क्या, है भी कि नहीं है, कहाँ से start करें, agree. Yeah. कहाँ से start करें. कहाँ से start करें? Then a neurologist will guide them Yeah. about the next step. You have to go to occupational therapist or speech. I think speech comes much later. It depends. A lot of times, कई बार compound centers होते हैं तो you get all the All the therapists there. therapists या all there, आपको कई yeah. बार होता है कि बच्चे को speech का इतना issue नहीं होता है. The other things are there. तो OT is the most common that people start with. Speech भी कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं. But yeah, that is the most common thing that is required. So OT, let's talk a little about OT, occupational therapy. इसमें what they do, generally do small activities only to engage the child with the social environment. Yeah. Why can't a mother do all these activity at home? देखो वो जैसे मैंने वही बताया कि जो अगर जैसे हम ऑटिज्म वर्चुअल की बात कर रहे थे, बच्चे ने अगर स्टिमुलेशन ही मिस कर दी, एक तो ये है कि आजकल हम न्यूक्लियर सेटअप्स में वी आर वेरी बिजी, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, टाइम इज़ अ बिग इशू कि हम टाइम नहीं दे पाते हैं जबकि हमें देना पड़ता है. बट जब प्रॉब्लम आ जाती है तब भी देते ही हैं. मोस्ट पेरेंट्स विल सैक्रिफाइस देयर टाइम और समथिंग. सो एक इक्विलिब्रियम चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग इफ यू आर प्लानिंग अ चाइल्ड कि how are you going to distribute your time with the child कि उसकी ये problems ना आए. So in whichever way you have to make that adjustment. You're not just planning a child, you're planning the whole journey, the next 20 years at least, जब तक वो बच्चा independent नहीं हो जाता. Agree. तो that is there. And उसके बाद ये है कि घर पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लो हम ऑटिस्टिक बच्चे की बात करें तो उसके डिलेज बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. लाइक आप 5 बच्चे बिठा दो ऑन द स्पेक्ट्रम, दे कैन बी वर्ल्ड्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. हर एक के चैलेंजेस अलग हो सकते हैं. किसी को खाने का इशू है, किसी को नहीं है, किसी को मेजर स्पीच डिले है, किसी को नहीं है. देयर इज जस्ट स्टिमिंग बिहेवियर है केवल. How you will describe stimming behavior? सो स्टिमिंग इज एनी टाइप ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर कि जो कि बच्चा पर्पसलेसली कर रहा है. Okay. एंड बेसिस उसका ये है कि पेरेंट्स जनरली उससे बड़ा एम्बेरस होते हैं, डरते हैं कि ये बच्चा कहीं भी शुरू हो जाता है. लाइक हैंड फ्लैपिंग हो गई, टिपटोइंग हो गई, या कोई साउंड निकालना माउथ से, किसी राइम को गाते रहना बार बार, किसी भी सेंटेंस को रिपीट करते रहना, हेयर फ्लिक करना, ऐसे कुछ भी, आई ट्विचिंग हो गई, बहुत सारे ऐसे कुछ भी ऐसा रिपीटेटिव बिहेवियर जो बच्चा कर रहा है, दैट इज स्टिमिंग. तो बेसिकली इट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म कि वो जो नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और इतना ज़्यादा एजिटेटेड है कि द चाइल्ड इज ट्राइंग टू सेटल इट डाउन बाय सिंगिंग और समथिंग लाइक अ रिपीटेटिव बिहेवियर. तो क्या स्टिमिंग को रोक सकते हैं? मोस्ट पेरेंट्स आस्क कि स्टिमिंग कैसे जाएगी, स्टिमिंग कैसे जाएगी. वेरी कॉमन क्वेश्चन आई गेट लाइक एवरी सिंगल डे. Agree. You can't stop it. You can just manage it. And you should not stop it because it's a coping mechanism. तो अगर आप उसको 100 टाइम नो बोलोगे, it's not going to happen because वो बच्चा अपने आप नहीं कर रहा है. It's not like कि it's a schooling problem कि उसको आप ढंग से ट्रेन नहीं कर रहे हो इसलिए बच्चा स्टिम कर रहा है. No, it's not that. It's coming from the inside. I think ये स्टिमिंग प्रॉब्लम तो एडल्ट्स में भी अगर एंजाइटी बढ़ जाए तो एडल्ट्स में भी देखने को मिलती है. A lot of people stim and they're not autistic. It's Yeah, a very common right. problem. जैसे पढ़ते हुए वेरी कॉमन, आप क्लास में यू मस्ट रिमेम्बर कोई बच्चा क्लास में होता है पेन घुमा रहे हैं, Absolutely. या बाल रोल कर रहे हैं, या लेग शेक करते हैं पढ़ते हुए, दे ट्राइंग टू फोकस. सो दैट उन्होंने अपना जो है सबकॉन्शियस माइंड उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लिया. सो दे आर फोकसिंग रियली वेल. So there was, I remember a girl in my class, वो इतना जब वो पढ़ रही होती थी, she was very good academically. तो when she was focusing या एग्जाम चल रहा है, the leg used to shake like anything because she's so into the process. मतलब उन्होंने अपने ब्रेन को into the process करने के लिए वो एक स्टिमिंग kind of stimming अपना behavior to cope. comfort बना लिया है. It's like a process they have to focus basically. Coping mechanism है. So ये with time better होता है या फिर it You get have to worse? work on it because if it's not affecting your day to day, like जैसे auditory seeking होता है, means कि बच्चा आवाज़ें निकाल रहा है, gets very disturbing. ये जैसे एक बच्चा मेरे पास आया था अभी थोड़े दिन पहले, they've done every possible therapy, they lived in the US for some years, the parents, and the child is 14 years old, non-verbal, and he speak like just making sounds the whole day. That is disturbing for the family and for that child also. Agree. So then there is a question कि आप उस स्टिमिंग बिहेवियर को फर्स्ट ऑफ ऑल उसका तो रीज़न ढूंढो. डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी स्ट्रेस नर्वस सिस्टम बिहाइंड इट.
तो we through the gut we try to calm that nervous system down. We have good results with that कि sleep issues का ये auditory seeking का कम हो जाता है उससे behavior फिर. And then you are trying to help the child जैसे जैसे understanding पे काम करते हैं, like building understanding is another like very important goal. ये जो पेरेंट्स पूछते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी. सो द पॉइंट दैट यू सेड कि पेरेंट्स क्यों नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स करते हैं उनके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, बिकॉज यू हैव टू इन दैट प्रोसेस लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. सारा चीज़ आपके लिए ओटी स्पीच या मैं या कोई न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन नहीं कर सकता. इवेंचुअली द पेरेंट लर्न्स दिस, दे लर्न कि मेरे बच्चा अब किस स्टेज पर आ रहा है, अब उसका क्या चैलेंज चेंज हो रहा है, एंड देन दे कम कि हाँ अब इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए. दैट्स हाउ अ पॉजिटिव प्रोग्रेस कम्स. एंड देन स्टिमिंग में फिर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी वो बिल्ड करते हैं, उन्हें समझ आता है कि इसको समझाना कैसे है. उसकी लर्निंग अगर नहीं आ रही है तो लाइक पावर ऑफ रिपीटेशन एक कॉन्सेप्ट है दैट आई टॉक अबाउट अ लॉट कि आपने मैं अगर फ्रेंच क्लास में गई कल सीखने, आई डोंट नो फ्रेंच, और वहाँ 5 बच्चे और 5 people are 5 people are also there, so maybe I get a concept in 5 repetitions, the other will get in 2, and there will be another one जिसको 20 times में समझ में आएगा. Agree. So once you realize कि मेरे बच्चों को कितनी देर में समझ में आ रहा है, it's very easy. You get the anxiety out कि आ नहीं रहा. But then you start focusing कि अच्छा इसको कितना टाइम लगा, let's see. या अच्छा 20 repetitions में इसको A बनाना आया, so next B कितनी देर में आएगा. So you get an idea. तो anxiety भी कम हो जाती है, and then you know how to handle the process also. तो वो बच्चा भी रिस्पॉन्ड फिर पॉजिटिवली करता है, उसका भी स्ट्रेस कम हो जाता है कि माई पेरेंट इज अंडरस्टैंडिंग मी, बिकॉज एक्सप्रेशन इज एन इशू. तो फिर वो बच्चे हाइपर होते चले जाते हैं या उनकी स्टिमिंग बढ़ जाएगी. तो स्टिमिंग ऑल्सो इज अगेन नर्वस सिस्टम रिलेटेड. देन वी टॉक अबाउट द ब्रेन, सो गट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है. So next my is what I feel is occupational therapist के पास अगर कोई भी बच्चा जाता है, what occupational therapist does is what I have understood, I might be wrong, कि वो उनको social interaction से help करते हैं, ठीक है. वो 1 घंटे में social interaction से help करेंगे, right? And next 23 hours, if you are not giving that social interaction to the child, won't the child again go into himself? So जो लोग कहते हैं ना कि 2 साल हो गए थेरेपी को, हमारा बच्चा इम्प्रूव नहीं हुआ, दैट इज द रीजन यू डिडंट एनालाइज द प्रोसेस. कि अगर 2 साल से बच्चा ओटी कर रहा है, अगर वो सेम एक्टिविटीज करता आ रहा है, हाउ डू यू थिंक दैट चाइल्ड विल इम्प्रूव. आई हैड दिस चाइल्ड, अब वो मेरे पास 2.5 साल से आता है, एंड व्हेन दैट चाइल्ड केम टू मी, वो 2 साल से 1-on-1 ओटी घर पे करा रहे थे, स्पेंडिंग ऑल द मनी पॉसिबल. एंड शी सेड, मदर सेड कि ये जो वो एक्टिविटी करा रहे हैं 6 महीने से वो यही कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. सो दैट्स वेयर यू हैव टू टेक अ कॉल कि ये बच्चे के लिए कहाँ काम करना बंद हो गया. मे बी यू नीड अ चेंज ऑफ थेरेपिस्ट, मे बी यू नीड अ डिफरेंट थेरेपी, maybe you need a different approach, maybe you just need to take the child outdoors and play normally. If, you know, एक football class में ले जाओ rather than just doing OT, if that child is there. I'm not saying कि हर बच्चा stage में आ जाता है. A lot of children are very they need a lot of help in that regard कि जहाँ उन्हें OT rigorously करानी पड़ती है कि टोन का इशू है, physically they're very weak, grip का problem है, understanding is really really poor, तो वहाँ पे they need 1-on-1. But again 23 hours तो पेरेंट्स को करना ही है. Absolutely, and that's what my point is. If 23 hours में से अगर आप मतलब चलो ठीक है, कुछ घंटे सोया, कुछ घंटे खाया, कर कुरा के भी 10 घंटे भी बचे, ठीक है. और अगर वो 10 घंटे भी बच्चा अपने आप में ही अगेन वो स्टिमिंग बिहेवियर आ रहा है, अगेन वो कॉर्नर पे बैठ के एक ही जगह पे देख रहा है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो what is that 1 hour will going to help? That is what I tell every parent कि सब मुझसे पूछते हैं कि हम गट का काम क्यों करें, ओटी तो करें, वो तो करें, इससे क्या हो जाएगा. So that's what I say कि you have to put all the pieces together. कि ये मत सोचिए कि आपने थेरेपी सेंटर में बच्चे को छोड़ दिया या स्पेशल स्कूल में छोड़ दिया है तो वहाँ हो गया ख़त्म, अब घर में आप उसको फिर बिगाड़ रहे हो. आई हैड सिमिलर केस, जो दिल्ली से क्लाइंट था, एंड देन द चाइल्ड इज अबाउट 13-14 ईयर्स एंड मदर इज सिंगल पेरेंट, सो शी इज वर्किंग होल डे, उसके पास टाइम नहीं है, एंड देन द ग्रैंड पेरेंट वॉज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड आफ्टर स्कूल. बट वो स्कूल में जितनी थेरेपी करके आता था, घर में उसको उतना स्पॉइल करते थे, बिकॉज ओनली चाइल्ड, एंड देन ऑब्वियसली द बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली,
कि नहीं चल जो भी है खा ले, चल जो भी है कर ले, सो वो बैकफायर हो रहा है प्लान। बच्चा सीखेगा कैसे? यू हैव टू बिल्ड इन दोज रूटीन्स कि घर अगर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे काम हो रहा है, सो मेक श्योर कि घर पे भी यू आर बीइंग फर्म। सो वहीं परमिसिव पेरेंटिंग से आपको जेंटल पेरेंटिंग में शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है कि यू आर नॉट बीइंग स्टब, लाइक ये भी नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाओ कि इसको सोना खाना बंद कर दिया कि नहीं आज तुझे ये वर्ड बोल के रहना है, दैट ऑल्सो डजंट वर्क। वो एक हेल्दी बैलेंस एंड बाउंड्रीज कि भाई अब मम्मी की बात माननी है तो माननी है, पापा ने कहा है तो करना है। Do parents are very stubborn, more stubborn, more concerned about कि उनकी एक्टिविटीज के लिए, more concerned about कि उनको ABCD नहीं आता? बोथ टाइप ऑफ पेरेंट्स आर देयर। हाँ हाँ, कुछ को लर्निंग का बहुत प्रॉब्लम इशू होता है कि बच्चा मेरा लेट हो रहा है, 3 साल का हो गया, बोल नहीं रहा है, स्कूल कैसे जाएगा या मेन स्कूल में कैसे डालें, ये मतलब स्कूल्स ने कहा कि अभी आप इसको प्री नर्सरी में रखो, इज नॉट सिटिंग इन द क्लास, तो नर्सरी नहीं जाएगा। तो ये वो कॉम्पिटिटिव पेरेंट्स होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा पीछे हो जाएगा, ये तो कब जाके 12th करेगा तो क्या होगा। बट देन यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम फर्स्ट, तब जाके ना वो आगे पहुंचेगा। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट द चाइल्ड नीड्स मोर हेल्प। और वहीं पे कुछ पेरेंट्स इतने ज़्यादा परमिसिव हो जाते हैं कि बस ये एक रोटी खा ले। लाइक आई हैव हैड दिस पेशेंट कि मैंने कहा आप स्क्रीन क्यों देते हो? लाइक एवरी पेरेंट जो मुझे स्क्रीन का बोलता है, 99% बच्चों के साथ आजकल ये यही प्रॉब्लम है, एग्री। एंड तो आई सेड कि स्क्रीन क्यों देते हो आप? तो शी सेड कि आधा पराठा वो खा लेता है, फिर आधा रह जाता है तो मैं फ़ोन दे देती हूँ। आई सेड व्हाई इज दिस एन इशू? Yes, आधा आधा मतलब आधे बहुत भूख होगी, है, right. 2 घंटे बाद दोबारा दे दो, थोड़ा जल्दी अर्ली मील मतलब दूसरी मील Next दे meal दो। दे दो, right. लेट द चाइल्ड फील द हंगर ना, उसके नीड्स उसको फील तो होने दो। फिर हम वो सप्रेस इतना कर दिया उसको ये नहीं पता कि मैं मांगू कब, है ना? एग्री, वही कि फोन है तो मुंह खोलना है, दैट कनेक्शन इज देयर। यस, आई थिंक विद एवरी चाइल्ड ये कनेक्शन तो अब बन ही गया है। Yeah, it's ओनली very sad and I think we should do something about it, right? ये रिलेशनशिप जो बच्चे का ऑटिज्म और नॉट टिपिकल और डाइवर्जेंट की बात ही नहीं है, ये तो है कि एक हेल्दी जो रिलेशनशिप बच्चे का खाने के साथ बनना बहुत ज़रूरी है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चा स्क्रीन से अपना कनेक्शन खाने का ख़त्म करे। सेल्फ फीडिंग भी तभी आती है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप देखो, यू आर ऑल्सो मदर, 6-7 महीने में बच्चा चीज़ें मुंह में डालने लगता है। ये हमारी बेसिक स्किल है कि हम ऊपर से सीख के आते हैं ये चीज़ कि हमें खाना खुद खाना है। मुंह में डाल, और हम लोग जो है अपनी एंजाइटी में, आई हैव डन दिस विद माय सन, बट अब मैं डॉटर के साथ नहीं कर रही हूँ ऐसा कि यार खा लेगा, खा नहीं, क्योंकि 8-9 मंथ में बच्चे बड़े वो तंग करते हैं कि खाना नहीं खा रहा, पूरा पूरा दिन हो गया जस्ट मिल्क, तो हम फिर वही कुछ ना कुछ लगाते हैं कि जैसे तैसे ये खा ले, या हमने क्योंकि बड़ा बोल बनाया है तो उसने खत्म करना है, वी डिसाइड कि उसको कितना खाना है। तो दोज आर द चैलेंजेस जो एंड आई थिंक एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि घिया तोरी टिंडे भी खिलाने हैं। या एवरीथिंग ब्रोकली, Everything, broccoli. माय चाइल्ड हैज टू ईट Eat broccoli, yeah. क्यों नहीं खा रहा है? उसका खा रहा है, मेरा नहीं खा रहा है। तो आई थिंक वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है मॉम्स पे कि मुझे ये भी खिलाना है, बच्चा ये भी खाए वो भी खाए, जिसकी वजह से अगेन वो टीवी दिखाते हैं एंड दे स्टार्ट या वो ऐसा विशियस साइकिल बन गया कि ना बच्चे को ब्रेक ही नहीं मिलता उसमें कि मुझे करना क्या है, मेरा डिसीजन कहाँ है। सो ये बेसिक चीज़ों का डिसीजन बच्चों के ही हाथ में रहे तो अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ देम मतलब डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ यूज ऑफ स्क्रीन्स। इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, लाइक हम भी वीडियोस बना रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, स्कूल्स में भी यूज हो रहा है, बट देयर हैज टू बी जुडिशियस यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। एब्सोल्युटली। मैं तो अपने जितने भी मेरे पेशेंट्स होते हैं किन्हीं को मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, चॉकलेट खाने के लिए क्या आपके बच्चे को स्क्रीन्स की ज़रूरत है? नहीं। अगर आप फ्रेंच फ्राइज देते हो, जो उनकी चिप्स दे रहे हो, फ्रेंच फ्राइज दे रहे हो, या उनको जो भी जंक दे रहे हो, उसके लिए तो स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है ना। बस यही वो अब घर के खाने के लिए क्यों स्क्रीन की ज़रूरत है? वो इसीलिए क्योंकि आप में इतना ज़्यादा वो है, और उसमें आप मना करते हो कि चिप्स वगैरह मत खाओ, और इसको आप फोर्स करते हो। एंड ऑल्सो हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हाँ, ये भी बड़ा चेंज आपको करना पड़ता है कि आई रेड दिस समवेयर कि इफ़ यू डोंट लाइक अ ब्रिंजल और एन एग प्लांट, लेकिन आप चाहते हो कि आपका बच्चा खाए, तो आपको खाना पड़ेगा। वो तभी खाएगा, तभी यू हैव खाएगा। टू मॉडल दैट बिहेवियर, Yes, model राइट? that यू कांट जस्ट टेल द चाइल्ड एंड अपने आप नूडल्स खा रहे हो या मैगी खा रहे हो एंड बच्चे के आगे आपने ब्रोकली रख दी कि तू ब्रोकली खा ले। तो आई थिंक हर चीज़ पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, वी हैव टू मॉडल बिहेवियर, बच्चे हमें ही मिमिक करते हैं एंड दैट्स द इजीएस्ट वे टू टीच आवर चिल्ड्रन। बॉडी लैंग्वेज 90% काम करती है, 10% वर्बल कमांड्स लेते हैं बच्चे, 90% वो यही देखते हैं मम्मी कैसे चल रही हैं, कैसे बोल रही हैं, क्या कह रही हैं। एंगर इश्यूज भी वहीं से आते हैं, वहीं से आते हैं। आई टोटली ऑल गुड एंड बैड हैबिट्स कम फ्रॉम।
सो एक तो हो गया ऑटिज्म का गट से. इफ अ नॉर्मल चाइल्ड, हाउ गट बैक्टीरिया और हाउ disbalanced gut affect a normal child? तो बिहेवियर देखो, जब बिहेवियर इश्यूज की बातें होती हैं तो बिहेवियर इश्यूज ऐसा नहीं है ऑटिस्टिक बच्चों में ही आते हैं. सब बच्चों में टैंट्रम्स हो गए, क्रैंकीनेस हो गई, ग्रोथ स्पॉट आ रहे होते हैं तो वो चेंजेस हो गए, वो सब में आते हैं. तो गट इश्यूज में उनके फोकस में फ़र्क पड़ता है. डाइजेशन, न्यूट्रिशन, बेसिकली जो ग्रॉसली होता है कि बच्चा वेट गेन नहीं कर पा रहा या ओबीस हो गया बहुत ज़्यादा, ओवर यूज़ है जंक फूड का, या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या जैसे लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है. तो लर्निंग इश्यूज बहुत कॉमनली देखे जाते हैं कि बच्चा फॉलो नहीं कर पा रहा क्लास में, थोड़ा स्लो है. तो स्लो लर्नर्स जिनको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे जब गट का काम करते हैं कई बार डेफिशिएंसीज का इशू होता है, एब्जॉर्प्शन का इशू होता है, मैल एब्जॉर्प्शन होता है कि बच्चा जो है खाना खाते ही टॉयलेट जाता है, तो खाना रिटेन ही नहीं हो रहा बॉडी में, तो खाता सब कुछ है बट लग नहीं रहा बॉडी को. Right. तो वहाँ पे गट हेल्थ का बड़ा रोल है कि क्यों नहीं लग रहा. कई बार जैसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्कूल गोइंग एज में वर्म्स की, पैरासाइट इन्फेक्शन. तो उसकी वजह से बच्चे वो शुगर क्रेव बहुत करते हैं, और उसकी वजह से उनको फिर बिहेवियर्स भी आते हैं, हाइपर एक्टिविटी भी होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और लैक ऑफ फोकस, ये सारी चीज़ें, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जनरली बच्चों में आ जाता है. So फिर in gut health only nutrition. You tell them, you assess their nutrition and you guide them how to correct that nutrition. Nutrition, diet management, lifestyle, food choices, sleep patterns, all of these things. Like All of it's these more, it's like a whole counseling of your living persona, कि पूरे दिन में आपने क्या किया, किससे आप बात कर रहे हो, आप कहाँ एंगेज हो रहे हो, कहाँ नहीं हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और उसको आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो फॉर योर हेल्थ. कि अगर आपका वर्किंग कंडीशन, जैसे कोई अगर नाइट शिफ्ट में काम करता है, Right. तो बहुत सारे लोगों को जो नाइट शिफ्ट में लॉन्ग टर्म काम करते हैं इंसोम्निया हो जाता है, बिकॉज बॉडी का रीसेट हो गया सारा साइकिल. और ऐसे लोगों में इनफर्टिलिटी इश्यूज भी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि वो हमने रिदम इतना उसका डिसरप्ट कर दिया कि अर्ली मेनोपॉज हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, पीसीओडी, ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. तो आई हैड दिस पेशेंट एट 36 शी हिट मेनोपॉज एंड शी वाज अ लॉन्ग टर्म like employer at a night shift job. So but by the time she was making changes, we don't know whether that how much of it can come back, damage kitna ho gaya, that has to be seen. Genetics hai, damage kitna hai, how much can you put in that effort to get all the things right. You just said sugar. So sugar, how bad is sugar for the gut? It's really bad. Like pure sugar crystals, glucose is not good for the gut. And how it affects kids? It makes them hyper, it makes them go, it's like opioid narcotics जैसा एक्शन है शुगर का ब्रेन में. तो जैसे आप कहीं ओपियोइड्स के बारे में पढ़ोगे, you start craving sugar so much once you are on sugar, कि जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा क्रेविंग बढ़ती चली जाती है. 21 days के लिए छोड़ के देखो, शुगर क्रेविंग्स विल गो अवे, अनलेस कि आपको कोई और गट प्रॉब्लम नहीं है. Right. Yeah, it's that bad. I have a sweet tooth also, so I know how bad it is. That's why I asked you this question. Yeah. Because I too have a sweet tooth, and every night these days I crave for gajar ka halwa and winter ki delicacies and moong dal da halwa. And as much as I resist myself, I कभी get कभी हो ही attracted. जाता है. वो अगेन बैलेंस की बात है, Balance, डोंट डू इट yeah. एवरी डे. बच्चों के लिए तो बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि वो गट को भी अफेक्ट करता है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं गट में, पैरासाइट्स भी उसी वजह से होते हैं जनरली, कि टू मच शुगर इनटेक की वजह से वो देयर आर ग्रोथ्स इन द बॉडी, और गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होती है, एंड देन यू गेट ऑल द प्रॉब्लम्स. एंड देन उनकी फूड चॉइसेस अफेक्ट होती हैं, लाइक दे विल आस्क फॉर एवरीथिंग स्वीट. एंड हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि चल दाल नहीं खाई, मीठा पराठा दे दिया, शक्कर वाला दे दिया, ऑल ऑफ दिस थिंग. तो मॉडरेशन में ठीक है, ऐसी हैबिट्स बनाए ही नहीं कि फिर उनको तोड़ने में मुश्किल हो. थोड़ा पेशेंस रखनी होती है कि चल आज नहीं खा रहा कल खा लेगा, चाहे या 4 में से 2 सब्जी भी तो खा रहा है ना, ठीक है, 4 ही क्यों खिलानी है. दैट्स ओके, प्रेफरेंसेस भी होती हैं. राइट. एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन से एनल इचिंग बहुत होती है बच्चों को. एंड हाउ वी मतलब वर्क ऑन दैट? हम तो आयुर्वेदिकली और न्यूट्रिशनली उसको डिटॉक्सिफाई अच्छे से कर लेते हैं. उसमें चैलेंज ये होता है कि रिकरेंस बहुत हो जाती है, क्योंकि स्कूल से बच्चों को हो जाता है एक दूसरे से. तो वी वर्क ऑन डिटॉक्सिफाइंग द बाउल, और उसमें थोड़ी सी हेल्दी हैबिट्स और न्यूट्रिशनली उसको सपोर्ट करते हैं कि उसका वो जितना भी ग्राउंड बनता रहता है बार बार इन्फेक्शंस का, वो ना बने, तो वो मिनिमाइज हो जाए.
एंड ओवर इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों में रिकरेंट जब वर्म प्रॉब्लम्स आती हैं तो दैट अफेक्ट्स ऑर्गन्स ऑल्सो, अदर ऑर्गन्स, तो दैट कैन कॉज डैमेज। तो इट शुड बी टेकन maybe not very seriously, but it should not be taken lightly. So Ayurvedic में you give medication, Ayurvedic medicines. Yeah. Okay. Herbals, And herbals mostly, and yes, medicines yes. for detox. Detoxes, nutritional building, adult में anti-aging हो गया, for immunity बच्चों में like in all these cases immunity is a big factor. Yeah. कि बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, seasonal virals चल रहे हैं, तो ये pollution की वजह से कफ बहुत ज़्यादा। yes, तो chest and like NCR में मेरे बहुत सारे friends भी हैं and a lot of patients are there जो बच्चे जो हैं जिनको coughing की बहुत प्रॉब्लम है, lungs बड़े weak हो गए हैं because of this pollution exposure, तो उसमें भी again immunity building helps a lot। तो उसमें आयुर्वेदिक herbs are very effective कि जिसमें आप they are harmless and obviously आप सही तरह से यूज़ करते हो तो। और अगेन लॉट ऑफ पीपल डाउट कि आयुर्वेदिक हर्ब्स में मेटल्स होते हैं, सो ऐसा नहीं है, नॉट ऑल ऑफ देम हैव मेटल्स एंड देयर आर लॉट ऑफ हर्बल प्रिपरेशंस जिसमें बहुत ऑप्शंस हैं आयुर्वेद में। ज़रूरत है ही नहीं मेटल प्रिपरेशंस यूज़ करने की इफ़ यू आर डाउटफुल अबाउट इट। बट आयुर्वेदिक की मेडिसिन के साथ ना हमेशा एक वो है कि बहुत कड़वी होती है। यस, तो हम लोग ने ये फोकस किया बिकॉज में लार्ज पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस इज ऑटिस्टिक किड्स जिसमें पिकी ईटिंग है, सो ऐसे बच्चों को खाना खिलाना या दवाई खिलाना इज लाइक अ रियल चैलेंज। सो वी देयर आर अगेन प्रिपरेशंस जिस तरह से हम बनाते हैं कि आप उसको खाने में मिला के दे सकते हो, या ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो सिर्फ आपको अप्लाई करनी है खाने के ऊपर, या टैबलेट्स हैं जिनको मेल्ट करके देना है, इस तरह की चीज़ें। मोस्टली लाइक 90% केसेस में काम चल जाता है। कुछ आयुर्वेदिक डिटॉक्सिस का जब नाम आता है तो मुझे तो काढ़े याद आते हैं। हाँ, कि कोई कड़वा पानी पीने के लिए देगा या कड़वा सा पाउडर आएगा। बट देयर आर वेज ऑफ टेकिंग दोस थिंग्स जिससे कि आपको वो कम कड़वा लगेगा या वो नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, मतलब इतना ज़्यादा उसको इतने टफ वे में लेने की। I think we have got enough knowledge about autistic and I think you have given a different perspective to autism, which was very important. And हम autism spectrum को सिर्फ एक ही way से लेकर जाते हैं। And it's a very negative way of taking lifelong problem है, therapies करानी पड़ेंगी, बच्चा dependent होगा। मेरी question हमेशा पेरेंट्स से ही रहता है कि आपकी expectation क्या है from me when you're coming to me, what is your expectation? Very important. A lot of people are not sure of what exactly I'm doing with autistic kids, so gut brain में भी what is the expectation? The expectation is कि बच्चे को आप कितना independent बना सकते हो कि जब आप नहीं हो तो वो कितना survive कर पाएगा अकेले। जब आप इस सोच से चलते हो, आई थिंक हर पेरेंट को ये सोच रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा एक स्टेज पे ऐसे आ जाए कि उसे हमारी ज़रूरत नहीं हो टू सर्वाइव। दैट इज़ लाइक सक्सेसफुल पेरेंटिंग ना, कि हमने अपना बच्चा इंडिपेंडेंट कर दिया। सो वही हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है। व्हेन यू लुक एट दिस प्रोसेस कि हमें आगे 20 साल में कहाँ पहुँचना है, तब आप कम डरते हो, तब आप अपने आप को प्रिपेयर भी करते हो, तब आप उस डिनाइल से भी निकलते हो कि बट हर एक फैमिली के अपने चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स गेट इन द वे, बट यही है, आई ट्राई कि पेरेंट्स को थोड़ा पॉजिटिविटी मिले एंड दे ट्राई टू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल की अपने बच्चे को आप उसको मैक्सिमाइज करने में लगो, ना कि उसे कंपेयर करो वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रही। Thank you so much, Dr. Shah. It was such an enlightening session. And autism के लिए all the mothers are everybody have a very anxious and they all have very soft heart. Yeah. And I think they will get some hope with Hopefully, that. yes. That's always my wish and my effort कि लोग जितना कर सकते हैं उतना तो करें पॉजिटिव वे में। सिर्फ नेगेटिविटी से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई बच्चा पीछे ना रहे कि पेरेंट्स को पता नहीं लग पाया कि और क्या हो सकता था। Right. Thank you so much. Thank you.